क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। थोड़ी सी आप आगे की बात देखेंगे। जैसे वैद्युत बल क्या है? वैद्युत बल हमने आपको बताया था कि अगर एक आवेश यहां हो, एक आवेश यहां हो, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी हो? R हो। R हो तो F बराबर क्या होता था? F बराबर होता था K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता था ना। ठीक है, ये तो आपका कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूं तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था। देखिए, ये देखिए, अगर यहां पर और यहां पर ये M1 और M2 इनके बीच की दूरी भी R हो तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? G M1 M2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको डिफिनेशन लिखी जाती है वैसे इसको डिफिनेशन लिखी जाती है। यहां लिखा जाता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सेम टू सेम डिफिनेशन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का भी लिखा जाता है कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है ना, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन बाद में यह देखा गया कि इन दोनों फोर्सों में अंतर क्या है। पहला अंतर तो आप यही देख पाएंगे कि यहां पर ये जो दोनों चार्जेज हैं, ये दोनों जो चार्जेज हैं, अगर इस पर प्लस लगा दिया जाए, इस पर प्लस लगा दिया जाए तो दोनों में प्रतिकर्षण बल होना शुरू हो जाएगा, और अगर एक पर माइनस चार्ज लगा दिया जाए तो आकर्षण बल हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि पहला अंतर तो यह है कि दोनों चार्जों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है, लेकिन द्रव्यमानों के बीच में सिर्फ आकर्षण बल होता है। लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई ये तो चार्जेबल नहीं होता है, प्रतिकर्षण का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो जाएगा आपका हमेशा। पहला अंतर तो आप समझ गए। दूसरा अंतर क्या है? ये देखिए, यहां पर ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? माध्यम का परावैद्युतांक है। यानी क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये द्रव्यमान और मान जो है किसी माध्यम में नहीं रखे जाते। तीसरा अंतर क्या है? हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमेशा अधिक होती है। तीन अंतर है जो आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। पहला अंतर क्या बताया कि दोनों चार्जों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लगते हैं, बल्कि दोनों द्रव्यमानों के बीच में सिर्फ आकर्षण बल लगता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या बताया? जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान माध्यम पर निर्भर करता है, बल्कि द्रव्यमानों का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरा अंतर हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इसी चीज को मैं आपको राइट कराने जा रहा हूं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र का। नाम से यह स्पष्ट है। आप देखिए, आप 9th या 10th क्लास में पढ़े थे कि जब किसी चालक में, कोई भी चालक हो, चालक में जब हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह वैद्युत धारा का प्रवाहित करने से उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, यहां पर है, अगर कोई आवेश है, कोई आवेश है, उसके चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, उसके चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां से किसी अन्य आवेश को आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। बात समझ रहे हैं ना? आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव जहां से वो करना शुरू करता है उसका क्षेत्र होता है। इसी चीज को हम इस वैद्युत क्षेत्र के डिफिनेशन में लिख देंगे। लिखेंगे यहां किसी, देखिए ऐसे लिखेंगे आप
किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, समझ लीजिए फिजिक्स को याद नहीं किया जाता, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से कोई अन्य आवेश, बात पकड़ पा रहे होंगे, कोई अन्य आवेश आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है ना, अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। देखिए कितना बढ़िया डिफिनेशन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से कोई अन्य आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। कोई बात नहीं है, सारा क्लियर हो गया। चर्चा करने जा रहे हैं अब वैद्युत बल रेखाएं, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको कहते हैं। देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये कोई आवेश है, इधर प्लस है, इधर क्या है, माइनस चार्जेस है, इधर क्या है, माइनस चार्जेस है, ठीक है। देखिए जब वैद्युत बल क्षेत्राएं निकलती हैं, बल रेखाएं निकलती हैं, तो धनात्मक दिशा की तरफ से, एक मिनट, तो धनात्मक दिशा से होकर के ऋणात्मक दिशा की तरफ जाती है, ये ऋणात्मक दिशा की तरफ जाती है, ऐसे। देख पा रहे होंगे, दिशा को लगा दीजिए, ये दिशा हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई, और इधर ये डायरेक्शन हो गई। देख रहे हैं ना, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये है ना। अब वैद्युत बल रेखाओं का डिफिनेशन क्या है। वैद्युत बल रेखाओं का डिफिनेशन को आप इसी डायग्राम से ही लिख सकते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं का डिफिनेशन है, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ गए होंगे आप। वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आइए हम ज्यादा डीप में इसके नहीं जाते, इसलिए कि हम तो 12th क्लास में पढ़ते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी तरफ देखिए, इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हर साल परीक्षा में आता है। इस साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल पूछा गया था, हमेशा पूछा जाता है। क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। मैं हेडिंग डाल करके बताता हूं आपको। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इंग्लिश में लिखेंगे इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्स। देखिए जो हमने आपको इतना समझाया है, यहां से इधर देखिए हमारी तरफ, जो हमने इसको अभी समझाया है यही इसके गुण होते हैं। लिखना कैसे है, आप यहां लिख दीजिए। पहला लिखेंगे वैद्युत, अभी नोट मत करिए, वैद्युत बल रेखाएं, है ना, धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है, ऋणावेश की तरफ जाती है, या वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर मिलती हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। दूसरा देखिए, दूसरा उसी से रिलेटेड लिख सकते हैं आप, वैद्युत बल रेखाएं, देखिए वैद्युत बल, व्हाट्सएप का लिंक है क्या? ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती हैं। आपको याद करवा दूंगा बिल्कुल पूरी फिजिक्स को, समझ रहे हैं ना। थर्ड नंबर है आपका, ये वक्राकार मार्ग पर चलती है। अभी दिखाऊं नहीं दिखाऊं, ये वक्राकार मार्ग पर, ये वक्राकार मार्ग पर चलती है, ठीक है ना। ये देखिए अभी पूछ रहे थे ना वक्राकार मार्ग क्या होता है। ये देखिए वक्र के आकार का है कि नहीं, बोलिए। ये वक्राकार मार्ग पर चलती है। एक और लिखिए, 3 तो हो गया, 3 ही लिख देंगे पर्याप्त है, लेकिन 4 नंबर भी हम लिख लेते हैं। 4 नंबर है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक पर लंबवत होती हैं। बात समझ रहे हैं ना, लंबवत होती हैं। बोलिए कोई परेशानी है क्या लिखने में? हाँ, अगर आपसे पूछ लेते हैं ये कि ये बताइए, देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र क्या है, तो आप कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से कोई अन्य आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, अगर आवेश स्वतंत्र है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक है, अगर आवेशित चालक हमेशा चल रहा है तो बल की दिशा भी लगातार बदलती रहेगी और वक्राकार हो जाएगी। ये मैंने विद्युत क्षेत्र में बताया आपको। दूसरा हमने कहा विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जानते हैं ना, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ रहे हैं। ये भी हमने बताया कि यहाँ प्लस और माइनस के 2 चीज चार्जेज हैं, और हमेशा विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर मिलती है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर मिलती है। यह सब कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, कहीं काट दें ये असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं भी और चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। बात समझ रहे हैं। तीसरा क्या था कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी आवेशित चालक पर हमेशा लंबवत होती हैं, इनका पथ हमेशा वर्गाकार होता है। ये लचकदार भी होती है रस्सी की तरह, मैं लिख भी सकता हूं इसको भी, ये लचकदार होती हैं रस्सी की। रस्सी लचकदार नहीं होती, ये लचकदार होती है। बात समझ पाए? इतना पकड़ लिए आप, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आइए बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये देखिए इसको हम ई से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको ई से लिखते हैं। देखिए ई बराबर होता है एफ अपॉन Q0।
ये होता है, ये होता है इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। लिखेंगे आप, डिफिनेशन देखिए, किसी आवेश पर, देखिए किसी आवेश पर लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा, लगने वाला बल F, ठीक है जी, किसी आवेश पे लगने वाला बल F, हमारी तरफ देखिए भाई, अभी लिखिए मत, आप समझ लीजिए डेफिनेशन को, किसी आवेश पर लगने वाला बल F, कामा, आवेश का नाम दे दीजिए क्यू जीरो के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए कुछ है क्या इसमें, आपको अगर फार्मूला याद है इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, तो आप लिख देंगे किसी आवेश पे लगने वाला बल F तथा आवेश क्यू जीरो के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, मात्रक आप यहीं चलिए, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम। हो जाएगा कि नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए न्यूटन प्रति कूलम, मैं कहूं बेटा जरा इसका डायमेंशन बता दीजिए, बीमा बता दीजिए, तो बीमा के लिए देखिए इधर E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एफ अपान क्यू जीरो होता है ना। आप यहाँ एफ की वैल्यू लिख देंगे एम ए अपान क्यू, क्यू की वैल्यू होती है आई टी, होता है ना। अच्छा, इसकी एम की यूनिट होती है किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम इंटू ए का क्या होता है मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, होगा कि नहीं। ये ए का हो गया, आई का होता है एम्पियर और टी का क्या होता है सेकंड। समझ पाए होंगे आप, बस कुछ नहीं करना, यहां से आप लिख देंगे ऐसे किलोग्राम इंटू मीटर अपान ये देखिए यहां क्या मिल जाएगा, सेकंड क्यूब इंटू क्या एम्पियर, अब्दुल रहमान एम्पियर, हो गया कि नहीं। अब इसको आप इसके बीमा के रूप में ले लीजिए। देखिए यहां लिख लेंगे बराबर, किलोग्राम की को किससे लिखते हैं, यम से, मीटर को किससे लिखते हैं, यल से, समझ पा रहे हैं ना, अपान सेकंड को किससे लिखते हैं, टी से, हो गया, और एम्पियर को किससे लिखते हैं, ए से। बस ये हो जाएगा यम, ये हो जाएगा यल, ये क्या हो जाएगा टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1, सबको एक में कर लीजिए, तो हो जाएगा यम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। देख पा रहे होंगे, कुछ आसान है, आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, बिल्कुल कुछ भी गलत होने वाला नहीं है, बशर्ते आप आइडिया लगाइए और समझने का प्रयास करिए। अब आप यहां लिख देंगे डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी इंटेंसिटी हो गया नहीं हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर हो जाता है एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। देख रहे हैं आप, ये इसकी डायमेंशन होगी, कुछ नहीं करना है आपको, ये इसका फॉर्मूला हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान है, फिजिक्स करते हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है, कुछ नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स से भी आसान है, बशर्ते कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग रहिए, फिर देखिए तमाशा, अभी बिल्कुल आप मक्खन हो जाएगी ये पूरी फिजिक्स।